ओन सोनू शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या करवाने वाला हूँ। मैं आज आपको आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन में आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इधर आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, इधर मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊँगा। ठीक है, देखिए स्लाइड पे आपका पहला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, धन आवेशित वस्तु में है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है धन आवेशित वस्तु में है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉनों की अधिकता, या तो न्यूट्रॉनों की अधिकता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन अधिक है, या फिर आपको ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी, या चौथा कह रहा है प्रोटॉनों की कमी। तो देखिए इसको आपको कैसे हैंडल करना है इस क्वेश्चन को। देखिए धनावेशित वस्तु आपसे पूछा है, धनावेशित वस्तु में पूछा है, धनावेशित वस्तु। ठीक है, धनावेशित वस्तु में देखिए धनावेशित वस्तु को दो तरह से हो सकती है, या तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या प्रोटॉनों की अधिकता हो। तो देखिए या तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में कम हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या प्रोटॉनों की अधिकता हो, प्रोटॉन अधिक हो। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट कह रहा है। देखिए पहला कह रहा है न्यूट्रॉनों की अधिकता, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो उसे तो आपको कन्फ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, या तो किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करने के लिए दो ही पार्टिकल मौजूद होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन आपका कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो आपको किसी वस्तु को चार्ज कर सके। ठीक है, न्यूट्रॉन पर आपका न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूट्रॉनों की अधिकता, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, ना कि धनावेशित। यहाँ पे पूछा वस्तु को धनावेशित होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो आपको देखना है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या फिर प्रोटॉनों की अधिकता हो। ऑप्शन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की जैसे ही कमी हो जाएगी आपकी वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो या फिर आपकी प्रोटॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की कमी तो दे रखी है लेकिन प्रोटॉनों की अधिकता नहीं दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो धनावेशित होगी। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इधर आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, आपने NaCl को देखा होगा कभी, Na और ये होता है Cl। इस पर आप 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं। इस पर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जब हम इनको क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलता है, एक इलेक्ट्रॉन चलता है और वो इधर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, Na के पास हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 11 प्रोटॉन हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ही, और इधर Cl पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तो 18 हो जाते हैं और प्रोटॉन आपके 17 ही रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन तो 17 ही है और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, किसी वस्तु को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकला और इसमें एक एंटर कर गया। ठीक है, और यहाँ पे हुआ क्या, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल कर देंगे, यहाँ पर ये Na+ बन जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन बचेगा। कितना, एक प्रोटॉन बचेगा, तो ये Na+ बनेगा। ठीक है, Na+ बन जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए 17 प्रोटॉन आपके 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को तो न्यूट्रल कर देंगे, इधर एक आपका इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये क्या बन जाएगा Cl-, Na+ और Cl-। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो प्लस माइनस के बाद, प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तभी ये मिल करके आपका NaCl बनता है। ठीक है, तो आशा मतलब ये आपको समझाना क्या चाह रहा था मैं, इलेक्ट्रॉन की कमी से आपकी वस्तु जो है ऋणावेशित हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए किसी वस्तु का, या फिर प्रोटॉन की अधिकता हो जाए, वही वस्तु धनावेशित होगी। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन की सीरीज चाहिए या ये क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सोनू शर्मा। ठीक है, ये लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल है, इसे आप पब्लिक चैनल है, इसे आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको, या फिर जो क्वेश्चन की जो PDF है उसको मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो समरूप धातु के गोलों को, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए गए हैं। दो समरूप धातु के गोले हैं, समरूप धातु क्या होते हैं, इनका जो आकार है वो बराबर है। ठीक है, ये गोला A मान लीजिए, ये गोला B मान लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दो समरूप धातु के गोलों को बराबर क्रमशः इसको +Q आवेश दिया गया है, इसको +Q और इसको -Q आवेश दिया गया है। ठीक है, दिए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। देखिए द्रव्यमान की बात की गई है, द्रव्यमान इधर क्या होगा, देखिए इधर आपके एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन कम है तभी तो ये धनावेशित है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर धनावेश होगा, तभी तो ये धनावेश है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने भी इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं क्योंकि ये धनावेश है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये ऋणावेश है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या गया है कि द्रव्यमान के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, और अपने आप में इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भी अपने आप में मास होता है जो कि 6.67 इंटू 10⁻³ kg होता है। देखिए अब जिधर आपका इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उसका मास अधिक होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आप ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। द्रव्यमान बराबर तो नहीं होंगे क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन कम है, इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ऊपर कम होगा। इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसका द्रव्यमान भी थोड़ा बहुत या जितना भी अधिक होगा। तो क्या होगा, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन जिसका इसका जस्ट अपोजिट है, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, तो ये बिल्कुल अपोजिट है, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका द्रव्यमान भी कम होगा, इसलिए ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से अधिक होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए कूलम आवेश को क्यों दे रखा है 8 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = आपसे पूछा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला होता है Q = N, Q बराबर N इंटू E, ठीक है। Q का मान आपको 8 दे रखा है, इक्वल टू N आपको कैलकुलेट करनी है, इंटू E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से पॉइंट हटाइए, इधर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। 16 से 80 जाएगा 5 टाइम, 5 इक्वल टू N इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये 10⁻⁹ अंदर आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू N, तो N इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 कूलम आवेश में 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपसे पूछा गया है। क्या है, देखिए क्या कह रहा था 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आपको पता चला होगा ऋण आवेश दे रखा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ऋण आवेश है तो कोई वस्तु अगर ऋण आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 इंटू 10⁻⁹, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि Q का मान आपको 8 कूलम दे रखा है, N आपसे पूछा है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। Q इक्वल टू N, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, तो Q का मान आपको दे रखा 8 इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इधर से पॉइंट को हटाओगे आप तो इधर हो जाएगा, आपकी 0 बढ़ जाएगी। 16 से आपका 80 घटेगा 5 टाइम, इक्वल टू N इंटू 10⁻⁹, तो 19 इधर आ जाएगा, ये इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, देखिए इसे मैं आपको पहले फाइंड करके बता दूं। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से ले लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। तो देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक आपसे पूछा है, आपने कूलम का नियम पढ़ा हुआ। कूलम के नियम में बल का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे
आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आई है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए और बल को इधर भेज दीजिए, एफ को इधर भेज दीजिए। देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर इंटू ये बल इधर आएगा तो ये 1/f हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अब आप देखिए ऊपर देखिए पहले Q1 Q2, Q1 का भी मात्रक कूलम और Q2 का भी कूलम, क्योंकि दोनों आवेश है तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम आपको कूलम स्क्वायर। अब आइए नीचे बट्टे में पहले आपको एफ मिलेगा, एफ का मात्रक होगा न्यूटन डैश या इंटू न्यूटन इंटू 4 पाई का कोई मात्रक होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, ये आपकी लंबाई होती है, ये दूरी होती है, तो आर स्क्वायर का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा ये, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन आपको आपकी स्लाइड पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पाँचवा क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करवाऊंगा। देखिए कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात होगा। देखिए दो इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ दूरी r पर रखी है दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कुछ दूरी r पर रखी है। आपसे पूछा गया है इनके बीच जो गुरुत्वीय बल और इनके बीच वैद्युत बल का अनुपात क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसको डायरेक्ट में सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए एफ जी ये आपका गुरुत्वीय बल हो गया और ये एफ ई ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये मतलब क्या हो गया वैद्युत बल हो गया। इनका आपको रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है। तो एफ जी होता है गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला होता है, देखिए इधर ही लिखता हूँ, गुरुत्वीय बल का होता है एफ जी इक्वल टू क्या होता है जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। ये जी यहाँ पर कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, ठीक है। m1 पहला द्रव्यमान, m2 दूसरा द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर, आर इनके दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। जी की वैल्यू ये होती है इंटू m1 की वैल्यू, m1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻31 और दो बार m1 भी आपका इलेक्ट्रॉन है और m2 भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये आप लिख सकते हो बटे आर स्क्वायर, ठीक है। इसे आप कंडीशन फर्स्ट बनाते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 ये जी की वैल्यू हो गई इंटू m1 की वैल्यू होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 6.67 इंटू 10⁻31 और दो बार m1 m2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे आर स्क्वायर। कंडीशन फर्स्ट बना दी, ठीक है। और देखिए एफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है। ये आपका क्या होता है वैद्युत बल होता है एफ ई इक्वल टू, यहाँ पे जो के है ये आपका कांस्टेंट होता है, ये आपने कूलम के नियम वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है इंटू Q1 क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है, पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दो बार Q1 Q2 है, दोनों टाइम आपको इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी आप स्क्वायर लिख सकते हो बटे आर स्क्वायर। इसको कंडीशन सेकंड बना दीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट अपॉन सेकंड से, समीकरण फर्स्ट अपॉन सेकंड से, ठीक है। देखिए एफ जी अपॉन एफ ई कितना हो जाएगा एफ जी अपॉन एफ ई। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए जी आपको डिजिट है ना इन्हें छोड़ दीजिए, केवल आप 10 की पावर है उसे कैलकुलेट करके आप आंसर इसका टिक कर सकते हो, क्योंकि आंसर भी आपको 10 की पावर में ही पूछा गया है, ठीक है। देखिए 10 की पावर को आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से 6.67 को छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए होगा क्या एफ जी अपॉन एफ ई करोगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ही आएगा। देखिए एफ जी के लिए केवल 10 की घातों को कैलकुलेट करना है, देखिए
10 की पावर माइनस का 11 इंटू, देखिए 6.67 को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का जब स्क्वायर करोगे इसको 2 टाइम हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस का 62 हो जाएगा ये, ठीक है, 62 हो जाएगा। अपॉन में आइए, अपॉन में आएगा ये, यहाँ से 9 को छोड़िए, 10 टू द पावर 9 लिख लीजिए, 10 टू द पावर 9 हो गया। 1.6 को छोड़ दीजिए, 10 टू द पावर माइनस को 19 इसका स्क्वायर है ना, तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर को सॉल्व करिए, 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 3 और 1 2 और 1 3 और 6 और 1 7 माइनस का 73 अपॉन में, देखिए यहाँ पे क्या होगा 10 टू द पावर यहाँ पे कितना बचेगा ये 29, ठीक है, माइनस का 29 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ये प्लस का ये माइनस का कम हो जाएंगे, तो 10 टू द पावर 29 को ऊपर पहुँचा दीजिए, देखिए 10 टू द पावर माइनस का 13 ये माइनस का ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का 29, कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस का कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका, देखिए 73 से आपको 29 कैंसिल करने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 से 2 है तो 4, कितना बचा 10 टू द पावर माइनस का 44। अब आप देख लिए 10 टू द पावर माइनस का 44 कहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए पहला ऑप्शन है 10 टू द पावर 43 प्लस का है, तो ये तो होगा नहीं, प्लस का तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, प्लस का तो कभी होगा ही नहीं, माइनस का आएगा 10 टू द पावर माइनस का 44 या 43 इसके अप्रोक्स होगा ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 10 टू द पावर 39 पॉजिटिव, तो ये भी नहीं होगा। सीमा ऑप्शन है 10 टू द पावर माइनस का 39, तो 39 नहीं होगा, ठीक है। चौथा है 10 टू द पावर माइनस का 30 या 43 वाला करेक्ट हो जाएगा, 44 या 43 में कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने डिजिट को तो छोड़ ही दिया था, ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस का 44 या 43 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट है, 10 टू द पावर माइनस का 43 इसका राइट आंसर आएगा। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए, देखिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं जो कि कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, इनमें पूछा क्या गया है कि इनके बीच गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल का आपको रेशियो आपको बताना है, ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एफ जी, पहले आप गुरुत्वीय बल निकाल लीजिए, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला आपने 9th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, G(m1m2) अपॉन में r² होता है, ठीक है, तो G की वैल्यू होती है, G आपका एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया, ठीक है, इंटू यहाँ पे इंटू करते हैं, इंटू लगा दिया, ठीक है, m1 इंटू m2, और देखिए m1 भी पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पार्टिकल तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख के हम क्यों ना उसका स्क्वायर कर दे, तो दोनों का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का हमने मास रखा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया अपॉन में r², ठीक है, इसे कंडीशन फर्स्ट बना दिया। अब आइए हम निकालेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है, F = k q1 q2 अपॉन में r², ये होता है k q1 q2 अपॉन में r², ठीक है। Fe देखिए k की वैल्यू यहाँ पे होती है, k आपका कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये रख दिया, इंटू q1 की वैल्यू, q1 और q2 दोनों आपके इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, तो q1 क्या है पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश, q2 क्या है दूसरे इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश रख के हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार है, ठीक है, अपॉन में r²। अब हमको फाइंड क्या करना है, एफ जी अपॉन में एफ ई, ये समीकरण सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट बट्टे सेकंड से, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, एफ जी अपॉन में ये हो जाएगा एफ ई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी r² है, यहाँ पे भी r², ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर आपको 10 के डिजिट में पूछा है, 10 टू द पावर की जो डिजिट होगी उसमें आंसर पूछा है, तो आप इन्हें छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे, 1.6 को छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ से आप 6.67 को छोड़ देंगे और r² कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब जब आप 10 टू द पावर माइनस का 11 इंटू 10 टू द पावर 62 बचेगा, देखिए ये 10 टू द पावर माइनस का 11 ले रहा, और 10 टू द पावर 31 का जब स्क्वायर करोगे तो 62 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये 10 टू द पावर 9 है, ये 10 टू द पावर 9 आपको ये है ही, और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 90 है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एफ जी अपॉन एफ ई की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर माइनस का 34 या 44 या माइनस का 43, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, +1 माइक्रोकूलम तथा +-4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम नहीं -4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। +1 माइक्रोकूलम तथा -4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात है। तो वैद्युत बलों का अनुपात आपसे पूछा है, तो देखिए काफ़ी ईजी है। देखिए पहला है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा है मान लीजिए 8 दूरी पर स्थित है, ये आपको -4 माइक्रोकूलम। वैद्युत बलों का अनुपात आपसे पूछा है, तो वैद्युत बलों का अनुपात निकालने के लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वैद्युत बल आपको इसमें से कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करना है। आपसे पूछा है ये जो है 1 माइक्रोकूलम का ये इस पर कितना बल लगाएगा और ये जो है इस पर कितना बल लगाएगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल सी बात है, जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ही ये बल इस पर लगाएगा, ठीक है। इसीलिए इस पर वैद्युत बलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 में आएगा, 1:1 में आएगा, ठीक है। जब आप निकालोगे इस आवेश के कारण इस पर बल तो भी वही आएगा, क्योंकि Q1 Q2 करते तो उसमें आवेश P1 ये रहा Q2 ये रहा, तो वो भी वही आएगा। और जब आप इसके कारण इस पर बल निकालोगे तो भी वही आएगा। F1/F2 करोगे तो 1 टाइम कैंसिल होगा, तो इसलिए इसका आंसर 1:1 आएगा, 1:1, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 1:1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6वें का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। 7वें क्वेश्चन को देखिए, यदि +1 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। यदि आपसे देखिए क्या कह रहा है, +1 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वही क्वेश्चन है एकदम से, क्योंकि यहाँ पे +1 का माइक्रोकूलम का जो आवेश है 5 माइक्रोकूलम के आवेश पर उतना ही बल लगाएगा और वो भी उस पर ही उतना ही बल लगाएगा, इसलिए इसका भी आंसर 1:1 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे सोल्व करवाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और इसका क्वेश्चन की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है स्टडी बुक सोनू शर्मा, पब्लिक चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसका PDF दे दूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना, थैंक यू।